3 जुलाई 2020। तो 23 जुलाई 2020 का एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे। तो आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे उसमें पहला है सेटअप हाई कोर्ट फॉर पुडुचेरी। दिस इज द फर्स्ट एडिटोरियल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो दिस विल बी द फर्स्ट एडिटोरियल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, सेटअप हाई कोर्ट फॉर पुडुचेरी। हम नंबर नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से हम करेंगे डिस्कस। आर द पीपल इन जम्मू कश्मीर सिटीजन्स और सब्जेक्ट्स, ये सेकंड है हम जो डिस्कस करेंगे। पंक्चरिंग अ कल्चर ऑफ साइलेंस थर्ड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। एंड ट्रांसफॉर्मिंग द हायर एजुकेशन, ये फोर्थ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग द हायर एजुकेशन। तो ट्रांसफॉर्मिंग द हायर एजुकेशन बेसिकली अभी जो कोविड-19 और जो लर्निंग में गैप आ रहा है, जॉब रिक्वायरमेंट में लर्निंग में जो गैप आ रहा है उसके बारे में आर्टिकल लिखा गया है। नोट्स मैंने बनाया तो मैं वहाँ से थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये लर्निंग हायर एजुकेशन का जो टॉपिक है, ये GS2 का टॉपिक आप ले सकते हैं। GS2 में टॉपिक है बेसिकली हेल्थ एजुकेशन का, उसमें ये टॉपिक आएगा। सो अभी हुआ क्या है, देयर इज अ सेंस ऑफ हाइटेंड एंग्शियसनेस एंड अर्जेंसी टू फाइंड सॉल्यूशंस टू टाइड ओवर द पैंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस इन हायर एजुकेशन। तो अभी बेसिकली अर्जेंसी ये पता लगाने की हो रही है कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, जो पैंडेमिक के कारण जो लर्निंग में जो दिक्कत आ रही है उसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। सोल्यूशन आ रहा है किसमें, होम बेस्ड लर्निंग में। सोल्यूशन है होम बेस्ड लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। अब ऑथर ने पहले बोले हैं कि देयर आर 3 आइडियल लर्निंग आउटकम्स ऑफ हायर एजुकेशन। जो लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए हायर एजुकेशन के वो 3 हैं। पहला, टू प्रोवाइड नॉलेज एंड रेलिवेंट इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन टू द स्टूडेंट। पहला तो ये होना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनको नॉलेज मिले, जो डिसिप्लिन है उसमें। सेकेंड, सिंस हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ ज्वाइनिंग द वर्क फोर्स, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द एजुकेशन विल गिव देम जॉब्स, है ना, स्किल्स नीडेड टू फॉर द जॉब। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो एजुकेशन है वो उन बच्चों को उस जॉब रेलिवेंट बेसिकली स्किल्स प्रोवाइड करे ताकि उनको जॉब मिल सके। थर्ड है, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन शेपिंग द सोसाइटी। तीसरा ये माना जाता है कि जो ये बच्चे हैं हायर एजुकेशन के बाद वाले, ये सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाएंगे, मॉडर्न बनाएंगे और ये शेप करेंगे सोसाइटी को, ठीक है ना। एंड द सोसाइटी विल चेंज इट्स कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैरेक्टर। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए एंड जो आउटकम्स हैं, जो एक्चुअल आउटकम्स हमको ग्राउंड में हायर एजुकेशन के देखने को मिल रहे हैं, दे आर नॉट मैचिंग। द ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स आर नॉट मैचिंग, देयर इज अ ह्यूज गल्फ बिटवीन दैम। ओके, तो करिकुलम में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें और जो चीज़ रिक्वायर्ड है जॉब के लिए या सोसाइटी को चेंज करने के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आ रहा है। तो ऑथर ने कहा है कि पैंडेमिक ने ये ओपन कर दिया है डोर्स फॉर मैसिव बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स। तो अभी तक जो रिफॉर्म्स नहीं हो सकते थे अब वो हो सकते हैं, बिकॉज दिस पैंडेमिक हैज़ गिवन अस द चांस। एंड जॉन लिविस का एक कोट ऑथर यहाँ पे कोट करता है, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, अभी नहीं तो आप कब करोगे चेंजेस। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या ऑफर कर रहा है ऑथर, सबसे पहले ऑथर ये सोल्यूशन कर रहा है कि व्हाई नॉट री इवेल्युएट द सिलेबस एवरी नाउ एंड देन। आप क्यों नहीं सिलेबस हर समय हर एवरी नाउ एंड देन आप रिवाइज करते हो ताकि वो सब्सटेंटिव बना रहे। इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स को क्यों प्रमोशन नहीं देते हो, ओके आप इवेल्युएशन प्रोसेस को क्यों नहीं चेंज करते हो, रेगुलर असाइनमेंट्स आप उनको दो, इंटर्नशिप उनको कराओ, उसमें उनकी परफॉर्मेंस देखो, होम बेस्ड प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स उनसे कराओ। फिर तीसरा है जो टाइम आपका बचेगा रेगुलर क्लासेस को अटेंड करने से, वो टाइम आप उनके किसी दूसरे सोसाइटल वैल्यूज़ में, प्रो सोशल एटीट्यूड को डेवलप करने में, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में क्यों आप नहीं लगाते, उनकी लाइफ को इनरिच करने में लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ऑथर बोल रहा है। चौथा ऑथर ने सोल्यूशन दिया है, दिस कंपोनेंट कैन अगेन बी गाइडेड टीचिंग प्रोसेस यूजिंग वीडियोज़, फिल्म्स एंड बुक्स। तो वीडियो फिल्म बुक्स के माध्यम से आप उनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आप करवा सकते हो। तो ये कुछ सोल्यूशंस थे और वो कुछ आउटकम्स है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि व्हाट आर द मेजर लर्निंग आउटकम्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड व्हाई देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेड आउटकम्स and the actual outcomes, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू पीपल, प्लीज मेक श्योर यू राइट द आंसर और गिव अस योर पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप प्लीज वो दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। पंक्चरिंग अ कल्चर ऑफ साइलेंस, ये जो था दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, पंक्चरिंग अ कल्चर ऑफ साइलेंस। अब इसमें हम आर्टिकल पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं, बस हम वही मेंशन करेंगे। सबसे पहले ऑथर ने कहा है जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि इंडिया नीड्स अ प्रो कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आर्टिकल जो है ये ऐसा कह रहा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है, ठीक है ना, कुल मिलाकर के बात वही है। तो हमको प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रो फैक्ट,
प्रो इंक्लूसिविटी गांधी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अब ये गांधी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर क्यों करवा रहा है? क्योंकि अमेरिका में अभी लिंकन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उसी पार्टी के 4 लोगों ने मिलकर के लिंकन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। लिंकन प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया है? ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो डिफीट हो जाए, है ना, एंड ट्रम्पिज्म एट द बैलेट बॉक्स। ओके, तो डिफीट प्रेसिडेंट ट्रंप एंड ट्रम्पिज्म एट द बैलेट बॉक्स। क्यों? क्योंकि उनको जो लिंकन प्रोजेक्ट के स्टार्टर्स हैं, उनको ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो लोग हैं उनके अंदर एक डर पैदा कर दिया है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के रिगार्डिंग कही है। तो ये लिंकन प्रोजेक्ट है। अब ऑथर का ये कहना है कि इंडिया में भी जो गवर्नमेंट है वो भी सेम इसी तरीके की गवर्नमेंट है, जहाँ पे कि प्रोपेगेंडा ने सारी जगह ले ली है, जहाँ पे कि रिफॉर्म्स की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपनी वैल्यू खोते जा रहे हैं और नेशनलिज्म के नाम पर एक फियर इंस्टिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑथर ने इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में बोला। इसी कारण से उन्होंने कहा कि वी नीड अ गांधीयन प्रोजेक्ट। तो मुझे मेन जो आपको बताना था वो लिंकन प्रोजेक्ट के बारे में बताना था, और ये गांधी प्रोजेक्ट जो है वो लिंकन के प्रोजेक्ट के तर्ज में इंडिया में स्टार्ट करने के लिए ऑथर ने यहाँ पे सजेशन दिया है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तीसरा जो आर्टिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर पीपल इन जम्मू कश्मीर सिटीजन्स और सब्जेक्ट। तो क्या जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो सिटीजन्स हैं या सब्जेक्ट हैं? अब सेंट्रल थीम ऑथर ने यहाँ पे 4G इंटरनेट के लिए लिखी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 4G इंटरनेट आज भी अवेलेबल नहीं है। एक तो वहाँ पे पहले नेट ही अवेलेबल नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब डिसीजन हुआ तो वहाँ पे नेट अवेलेबिलिटी कराएगी, बट वहाँ पे अभी भी 2G नेट अवेलेबिलिटी है, 4G नेट अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना। तो ये जब ब्लॉकेड हुआ था तो एक केस वहाँ पे हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था इसको, अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020। ओके, अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020। यहाँ पे पिटिशनर ने 2 आर्ग्यूमेंट दिए थे। पहला आर्ग्यूमेंट ये कि शी पॉइंटेड आउट दैट द गवर्नमेंट हैड रिफ्यूज टू मेक पब्लिक इट्स ऑर्डर ब्लॉकिंग ऑन द इंटरनेट। क्यों पब्लिक में वो इस ऑर्डर को नहीं ला रहे हैं, और क्यों वो रीजन नहीं बता रहे कि क्यों उनसे ये राइट लिया गया है। सेकेंडली एंड मोर सब्सटेंटिवली शी आर्ग्यूड दैट द एम्पिरिकल एविडेंस डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट देयर वाज नो लिंक बिटवीन शटिंग डाउन द इंटरनेट एंड स्टेट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द सिक्योरिटी। दूसरा, इसमें कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव लिंक नहीं थी कि आप इंटरनेट बंद करेंगे और स्टेट की सिक्योरिटी को आप प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। ये 2 आर्गुमेंट बेसिकली ऑथर ने दिए थे, जो पिटिशनर था उसने दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस सारी चीज़ों को सुना एंड फाइनली दे टुक द डिसीजन, बट दैट डिसीजन वाज टू लिटिल एंड टू लेट, है ना, टू लेट एंड टू लिटिल। इट टुक द सुप्रीम कोर्ट 5 months टू रूल ऑन दिस पिटिशन। पहले तो 5 महीने लगा दिया। ऑल द वाइल द ब्लॉकेड कंटिन्यूड अनअबेटेड। 5 महीने तक डिसीजन लगा, मतलब लेट इतना हुआ कि वहाँ पे इंटरनेट बंद ही रहा 5 महीने तक। एंड जब डिसीजन आया ऑन जनवरी 10, 2020, इट डिड लिटिल टू मिटिगेट द डैमेज। जो डैमेज हो चुका था उसको मिटिगेट करने के लिए कुछ नहीं किया गया। ठीक है ना। Any limitation placed on the web must be necessary and proportionate to the goal of the state seeks to achieve। जो गोल अचीव करना चाहता है स्टेट, उसके प्रोपोर्शनल ही उसको स्टेप्स उठाने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको मारना है एक चींटी को और उसने पूरे शहर के शेरों को और सबको पकड़ के रख लिया, ऐसा ये नहीं करना चाहिए। This meant that the government now had to produce the orders on the basis of which it was shutting down the internet। इसका मतलब क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, कि गवर्नमेंट को अब वो रीजंस लाने पड़ेंगे कि और कौन से एरिया में वो इंटरनेट बंद कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोर्ट ने गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया। तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जो डिसीजन उन्होंने ऑलरेडी ले लिया था। इट सिंपली डिडंट टेस्ट द ब्लॉकेड ऑन द टच स्टोन ऑफ द वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। ओके, तो इन्होंने खुद उस ब्लॉकेड को टेस्ट नहीं किया। इंस्टेड इन्होंने क्या बोला कि एक रिव्यू बाय अ कमिटी विल बी सेट अप फॉर द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017। ओके, तो एक टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स हैं, 2017 के रूल्स हैं, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017। तो उसके नीचे के अंदर गिरे। फिर ऑथर ने कहा कि उसके बाद भी अभी दोबारा से उसकी मीटिंग होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग, और उन्होंने पहले ये भी बोला था गवर्नमेंट को कि आप वहाँ पे पूरा नेट अब रिस्टोर करो। लेकिन आज भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2G नेट से ऊपर कुछ स्टोर नहीं किया, मतलब 4G नेट अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर मतलब कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मतलब ही क्या था, सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है अभी तक। तो अभी दोबारा हियरिंग होने वाली है। तो टाइम हैज़ कम, ऑथर ने यही कहा कि टाइम हैज़ कम व्हेन वी शुड क्वेश्चन दैट वेदर द पीपल इन जम्मू कश्मीर आर सब्जेक्ट्स टू बी रूल्ड ओवर। क्या वो सब्जेक्ट है जिनके ऊपर रूल किया जाए, या फिर दे आर सिटीजन्स हु हैव सम राइट्स अगेंस्ट द स्टेट्स ऑल्सो, और दे आर पीपल सिटीजन्स हु हैव राइट अगेंस्ट द state also। So this is the question which author has raised. I hope you got clarity regarding that।
जो चौथा आर्टिकल है हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेटअप अ हाई कोर्ट फॉर पुडुचेरी। तो यहाँ पे ऑथर ने पुडुचेरी में एक हाई कोर्ट बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। ऑथर ने सबसे पहले पुडुचेरी के बारे में बताया कि 1962 में पुडुचेरी वॉज मर्ज्ड विद इंडिया। पुडुचेरी वॉज मर्ज्ड विद इंडिया इन 1962। द jurisdiction ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट वॉज एक्सटेंडेड ओवर टू इट। जो jurisdiction है महाराष्ट्र मद्रास हाई कोर्ट का यानी कि तमिलनाडु में जो है उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया। After several decades in 2017, the Puducherry legislature unanimously resolved to have its own high court, and the Madras High Court was informed on July 7, 2017. Prior to this, in April 2017, the Puducherry Bar Association also passed a resolution seeking establishment of the High Court. तो काफ़ी वहाँ पे रेजोल्यूशन वहाँ पे पुडुचेरी जो बार एसोसिएशन है और पुडुचेरी का जो लेजिस्लेचर उसने भी ये रेजोल्यूशन 2017 में ऑलरेडी पास किया हुआ है कि उनको एक हाई कोर्ट की ज़रूरत है। अब क्या रीजंस हैं कि उनको हाई कोर्ट की ज़रूरत है? सबसे पहले पुडुचेरी की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करती है टुवर्ड्स द एक्सपेंसेस ऑफ द लार्ज हाई कोर्ट्स। ओके, हाई कोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं। With not much of a population, this amount can be reduced to a less than a quarter of amount spent on what they are spending on that. तो जो अमाउंट वो स्पेंड कर रहे हैं भी मद्रास हाई कोर्ट के लिए, इसके क्वार्टर अमाउंट से वो यहाँ पर बेसिकली अपने काम को कर लेंगे अपने हाई कोर्ट में, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जब एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जाता है तो उसका जो पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आना चाहिए जहाँ पे वो स्टैब्लिश, जैसे इस केस में तमिलनाडु से आना चाहिए, ठीक है ना। तमिलनाडु के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। दूसरी चीज़, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसका पैसा आना चाहिए, बट पुडुचेरी खुद वो शेयर देता है जो कि एक तरीके से कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को ब्रीच करता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा लाओ ना, या फिर उसको तमिलनाडु से पैसा लो, ठीक है। तो ये भी चीज़ गलत है। देन पुडुचेरी हाई कोर्ट विद 4 to 5 जजेस कैन इंश्योर क्विक एक्शन ऑन पेंडेंसी ऑफ मैटर्स ऑफ द हाई कोर्ट मैटर्स एट लीस्ट एट पुडुचेरी। तो कम से कम पुडुचेरी के मैटर्स तो जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। अदरवाइज अभी मद्रास में क्या हो रहा है कि वो पुडुचेरी के मैटर जाते हैं तो वो वहाँ पे लाइन में लगना है, वहाँ पे उसको जाना है, सबमिट करना, ये करना वो करना, तो वो गड़बड़ जाती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें जो ऑथर ने बताई है। द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कैपिटल सिटी एक्ट्स एज अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक बना देते तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर को चेक भी करता रहता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर सेफगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स जो कि पुडुचेरी में इस समय हो रहे हैं। देन आउट ऑफ द 7 यूटीज, जो 7 यूटीज थी ओरिजिनली अंडर आर्टिकल 239A, ऑल एक्सेप्ट पुडुचेरी वर ग्रांटेड द स्टेटहुड बाय 1989, ठीक है ना। Most UTs under 239A at least had benches of high courts when they attained statehood, जैसे कि त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, they had benches of the गुवाहाटी हाई कोर्ट। बेंचेस तो हैं यहाँ पे, लेकिन पुडुचेरी के पास अभी ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। इसी कारण से ऑथर ने कहा है कि ये सारे रीजंस को देखते हुए पुडुचेरी में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। सो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ डिमांड फॉर सेटिंग अप हाई कोर्ट इन पुडुचेरी। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? हाउ डू यू थिंक कि ये होना चाहिए कि नहीं? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू पीपल, critically analyze this. So these are the 2 questions and 4 articles which I discussed with you. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.